नमस्कार दोस्तों, मॉलिटिक्स की वेबसाइट www.politics.in पर जो खबर आज हम आपको दिखा रहे हैं वो आरक्षण से जुड़ी हुई एक खबर है, बिहार से जुड़ी हुई एक खबर है। शीर्षक आप पढ़ सकते हैं, नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट से झटका, रद्द किया बिहार आरक्षण कानून। खबर आप तक शायद पहुंच गई होगी। दरअसल तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार साथ मिलकर जब बिहार की सरकार चला रहे थे तब उन्होंने आरक्षण के कैप को बढ़ाया था और कुल मिलाकर आरक्षण कर दिया था 75%, जो 50% की लिमिट में था। अब हुआ क्या, वो कानून बना सामाजिक न्याय की मांग को देखते हुए उस कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत बड़ा कदम था और उस कानून तक पहुंचने के लिए कास्ट सर्वे जो करवाया था बिहार की सरकार ने, उसकी भी भूमिका थी, उसका भी योगदान था। वो कानून बन तो गया, लेकिन उसके बाद नीतीश ने साथ छोड़ा तेजस्वी का और फिर नीतीश ने साथ छोड़ा महागठबंधन का, मतलब एक साथ ही ये घटना हुई। नीतीश ने हाथ थामा भारतीय जनता पार्टी का, जदयू भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में शामिल हो गई, लोकसभा चुनाव भी लड़ा और चुनावों के बाद अब पटना हाईकोर्ट का एक फैसला आता है और वो फैसला ये कहता है कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ जब वो सरकार चला रहे थे तो असंवैधानिक तरीके से एक कानून बनाया और असंवैधानिक तरीके से कानून बनाकर उन्होंने आरक्षण के कैप को बढ़ाया। इसलिए पटना हाईकोर्ट ने उस कानून को स्क्रैप कर दिया है। वो कानून सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ था, वो कानून प्रतिनिधित्व के सवालों से जुड़ा हुआ था। थोड़ा सा इस मामले के अंदर जाते हैं, डिटेल में बात करते हैं। तो 7 नवंबर 2023 ये वो तारीख थी जब विधानसभा में आरक्षण को बढ़ाने को लेकर विधेयक पेश किया था नीतीश की सरकार ने और कुछ ही दिनों बाद 21 नवंबर को राज्य के राज्यपाल की मंजूरी के बाद विधेयक ने कानून का रूप ले लिया। मतलब पहले विधेयक पेश हुआ कि भाई आरक्षण के कैप को बढ़ाया जाएगा और 21 नवंबर को राज्यपाल ने मंजूरी भी दे दी, ठीक है पढ़ा लीजिए, और कानून बन गया। ये जो कानून बना था वो सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस को लेकर एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा था, क्योंकि राहुल गांधी हों, तेजस्वी यादव हों, अखिलेश यादव हों या विपक्ष में शामिल तमाम नेता वो सोशल जस्टिस की बात कर रहे थे। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कर रहे थे। इसी बीच बिहार का कास्ट सर्वे भी आया था और कास्ट सर्वे ने दिखाया कि किस तरीके से किन जातियों का कितना दबदबा है या कितनी उपस्थिति है समाज में और किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज उनको नहीं मिल रही हैं। कास्ट सर्वे में क्या डेटा आया था वो भी आपको बताएंगे, लेकिन ये बताएं कि पटना हाईकोर्ट ने जब इस कानून को स्क्रैप किया है तो उन्होंने कहा है कि ये कानून असंवैधानिक है। उन्होंने कहा है कि अनुच्छेद 15(1), 15(2) और 16(4) के हिसाब से ये जो कानून है ये असंवैधानिक है। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को स्क्रैप कर दिया है। थोड़ा सा डिटेल में आते हैं कि क्या पहले भी इस तरह की चीजें हुई हैं। तो उसके लिए ये जानिए कि इस कानून के खिलाफ याचिका किसने डाली थी या चैलेंज किसने किया था। चैलेंज किया था यूथ फॉर इक्वलिटी नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन ने। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एम्स, जेएनयू, आईआईटीज के कुछ छात्रों ने मिलकर बनाया था। 2006 में ये ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स, आईआईटी, जेएनयू, आईआईएम के छात्रों ने मिलकर इसे बनाया था और एंटी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स इनका नारा है। जब मनमोहन सिंह की सरकार ने 27% आरक्षण ग्रांट किया था मंडल कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से ओबीसीज को, तब उस फैसले का भी विरोध इस मोर्चे ने किया था। फैसले का विरोध किया था और कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के खिलाफ है ये चीज। उसके बाद मार्च 2007 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सस्पेंड कर दिया था उन कानूनों को या उस फैसले को मनमोहन सिंह की कैबिनेट के, लेकिन बाद में ऊपरी बेंच पर गया और अप्रैल 2008 में 11 सदस्यीय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, संवैधानिक पीठ ने कहा कि मनमोहन सिंह का 27% आरक्षण देने का जो फैसला था वो बिल्कुल ठीक फैसला था और इसको अपहेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट के ही बेंच ने। इसका मतलब यह है कि अगर कोर्ट ने कुछ कह दिया तो कुछ खास दलीलों के आधार पर उसने ऐसा कहा होगा। यह भी हो सकता है कि उस जजमेंट को देने वाले जजेस के दिमाग में क्या चल रहा है। इसलिए बिल्कुल वाजिब है और बिल्कुल संभव है कि नीतीश कुमार की सरकार, जिनका फैसला पलटा गया है, वो अगर वापस जाते हैं कोर्ट के अंदर और कहते हैं कि नहीं भाई हम चुनौती दे रहे हैं इस फैसले को, वो अपर बेंच में भी शिकायत कर सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में भी शिकायत कर सकते हैं। तो संभव है कि कोर्ट उनकी बात समझे। हम ये बात कह क्यों रहे हैं, इसके लिए आपको 2-3 डिटेलिंग्स में जाना होगा। वो डिटेलिंग हम आपको बताते हैं। इंदिरा साहनी केस का जो फैसला आया था 1992 में, उसमें कोर्ट ने माना था
कि आरक्षण का आधार सामाजिक रूप से पिछड़ा होना ही हो सकता है। कोर्ट ने इस जजमेंट को देते हुए कहा था कि जो आपकी कास्ट है वो आपकी बैकवर्डनेस की का एक इंडिकेटर हो सकता है, और अगर कास्ट आपके बैकवर्डनेस का एक इंडिकेटर है तो उसके आधार पे अफर्मेटिव एक्शन लिया जाएगा, उसके आधार पे आपको आरक्षण दिया जाएगा। आज जो कोर्ट का फैसला आया है उसने कहा है कि कोर्ट ने इस कानून को संविधान से अनुच्छेद 15(1) और 16(1) के खिलाफ बताते हुए रद्द किया। मतलब कोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 15(1) और 16(1) के खिलाफ है, इसलिए हम इसको रद्द कर रहे हैं। अब अनुच्छेद 15(1) और 16(1) कहता क्या है? तो भाई अनुच्छेद 15(1) के तहत राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। रोजगार और नियुक्ति के मामले में सभी नागरिकों को समान मौके मिलने चाहिए। माफ करिएगा प्रोनाउंसिएशन के लिए या फिर वहां पे जो हिज्जे है उसके लिए। यह अनुच्छेद सरकार को समाज के पिछड़े तबकों को आरक्षण देने से नहीं रोकता, साथ ही उन तबकों को जिनका प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में कम है। तो तमाम लब्बो लबाब ये है कि संविधान ये कहता है तमाम लोगों को बिल्कुल बराबर का मौका मिलना चाहिए, किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं। हमारे यहाँ जो गैर बराबरी है उसका सबसे बड़ा आधार क्या है? जातीय पहचान। हजारों सालों की कहानी है शोषण की, हजारों सालों की कहानी है दासत्व की, हजारों सालों की कहानी है पीड़ित को और अधिक पीड़ित बनाने की। जातीय भेदभाव हमारे समाज का एक दुर्भाग्यपूर्ण सच है जो आज भी कई जगहों पर दिखता है। एक जो उसका नजरिया पेश किया था या एक जो डेटा पेश किया था वो बिहार के कास्ट सर्वे ने किया था। बिहार का जब कास्ट सर्वे हुआ उससे डेटा क्या निकला? डेटा ये निकला कि जो पिछड़ा वर्ग है बिहार का 27.12% आबादी पिछड़े वर्ग की है। जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसकी आबादी है 36.01%। अनुसूचित जाति की आबादी है 19.65%। अनुसूचित जनजाति की आबादी है 1.68% और सामान्य वर्ग की आबादी है 15.52%। अब एक रिजर्वेशन के बारे में मैं बात करता हूं, ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अपर कास्ट के लोगों को यह आरक्षण मिलता है। आबादी कितनी है? 15.52%। आरक्षण कितना मिल रहा है? 10%। क्या इसी रेशियो में बाकी लोगों को वो हक नहीं है? इस फैक्ट को देखते हुए कि जातियां हमारे यहां गैर बराबरी का सबसे बड़ा कारण बनी हुई हैं, ये देखते हुए कि जातीय पहचान के कारण बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को पीने का पानी भी नहीं मिला था, और इस तरह की घटनाएं आज भी हमारे समाज में अनवरत जारी है। तो जिन लोगों के साथ जातीय पहचान के कारण गैर बराबरी की घटनाएं हुई हैं, जिन लोगों से मौके छीने गए, उन लोगों के लिए अफर्मेटिव एक्शन स्टेट क्यों ना ले? यही तो हमारे संविधान की मूल आत्मा है। तो सवाल यह उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने आज असंवैधानिक बताते हुए जिस कानून को रद्द किया है, क्या वो संविधान की मूल आत्मा से ही खिलवाड़ नहीं है? अगर नीतीश ऐसा सोचते हैं तो नीतीश को हायर बेंच में अपील करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और उससे बड़ा भी एक कदम उठा सकते हैं। वो क्या कदम होगा एक वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन एक और बात बताएं कि ये जब आंकड़ा आया बिहार के कास्ट सर्वे का, उसके बाद नीतीश और तेजस्वी की जो सरकार थी उसने किया क्या? नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने ओबीसी के लिए जो आरक्षण 12% का था उसको 18% तक बढ़ाया। ईबीसी का आरक्षण जो 18% था उसको बढ़ाकर 25% किया। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए जो आरक्षण 16% था उसको 20% किया गया और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 1% के आरक्षण को 2% बढ़ाया गया। कुल मिलाकर यह होता है 25, 18, 43, 20, 63 और 2, 65%। और 10% आरक्षण जो है वो है ईडब्ल्यूएस का। इसे जोड़ दें तो 75% का यह स्लैब होता है। सीधा सवाल यहां पर नियत से जुड़ा हुआ है। नीतीश कुमार की नियत रही होगी कि ये आइडेंटिफाई करें कि समाज में किस जाति का कितना हिस्सा है, इसीलिए उन्होंने कास्ट सर्वे करवाया, क्योंकि मुख्यमंत्री तो वही थे। उनकी नियत रही होगी तभी उन्होंने ये कानून बनवाया जिसमें उन्होंने पॉपुलेशन के आधार पर समान अनुपात में आरक्षण के प्रावधान को बढ़ाया। अब सवाल उसी नियत की है, क्योंकि नीतीश के गठबंधन के साथी बदल गए हैं। उनके गठबंधन के साथियों की तरफ से यह कहा जाता रहा है, उनके समर्थकों की तरफ से, अगर बीजेपी जीतती है तो आरक्षण खत्म कर देंगे। तो क्या नीतीश अब बीजेपी की उसी लाइन में फॉल करेंगे? क्योंकि नीतीश तो कर्पूरी ठाकुर के उस लिगेसी के लिए जाने जाते हैं जिसमें उन्होंने अत्यंत पिछड़ा वर्ग को रजिस्टर भी करवाया, एज
उसको एक एक्नॉलेजमेंट दिलवाई सोसाइटी के अंदर और पॉलिटिक्स के अंदर। तो क्या नीतीश अपने लाइन ऑफ पॉलिटिक्स से हटेंगे या फिर इस फैसले को चैलेंज करेंगे? एक वीडियो हम आपको सुनाते हैं। जो प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय जनता दल के जयंत जिज्ञासु, उन्होंने बड़ी एक दिलचस्प बात कही है जो मुझे लगता है बिल्कुल सुनी जानी चाहिए। जयंत जिज्ञासु आरजेडी के प्रवक्ता हैं और जयंत जिज्ञासु ने कहा है कि बिहार में जाति आधारित गणना कराकर आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 75% की गई। अदालत ने आज उस पर रोक लगा दी। कर्पूरी जी, लालू जी, तेजस्वी जी सामाजिक न्याय की धारा की राजनीति करते रहे हैं और लालू जी व तेजस्वी ने 12 इसे 9वीं सूची में डालने की मांग की, पर समरस समाज बनाने वालों को यह बात समझ में नहीं आती। समरस और समता ये दो शब्द हैं जिनके बीच में काफी कंफ्यूजन लोगों को पैदा होता है। समरस आरएसएस का ऑब्जेक्टिव है और समता समाज में बराबरी से मूलक जो सिद्धांत हैं उनका पोषण जो लोग करना चाहते हैं, वो जो चाहते हैं वो समता की बात करते हैं। जयंत ने जो बात कही है वो देखें। नमस्कार साथियों, आप सभी जानते हैं कि बिहार में सामाजिक न्याय की धारा जिस तरह से बलवती रही है, जिसका नेतृत्व कर्पूरी जी से लेकर लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी करते रहे हैं। हम लोगों की 17 महीने की जो सरकार चली थी, जिसमें मुखिया नीतीश जी थे, जाति आधारित गणना कराई गई और उसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाकर बिहार में 75% किया गया। अभी अभी जो अदालत का फैसला आया है उसमें साथ साथ इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि हम सामाजिक न्याय की धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम समरसता के नुमाइंदे नहीं हैं। और इस बात को बहुत सारे प्रबुद्ध लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं, थोड़ा भी बुद्धि विवेक बचा हुआ है। ये समरसता और समरस समाज, ये आरएसएस को मेंटेन करना, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। इसलिए तो जयंत जिज्ञासु ने कहा कि भाई समरस समाज की जो बात है वो आरएसएस कहती रहती है कि समरस हो। समरस में व्यवहार तो आपके साथ ठीक हो सकता है लेकिन मौके आपको ठीक नहीं मिलेंगे। खैर, नीतीश इस बात को बड़े अच्छे से जानते होंगे क्योंकि बहुत सारी आकांक्षाएं लेकर वो बीजेपी गठबंधन में शामिल हुए होंगे। तमाम आकांक्षाएं तो पूरी हुई नहीं। तो सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार जिस इंटेंशन के साथ उन्होंने कास्ट सर्वे करवाया या जिस इंटेंशन के साथ उन्होंने आरक्षण के कैप को बढ़वाया मुख्यमंत्री रहते हुए, क्या वो इंटेंशन नीतीश कुमार में जिंदा है? अगर वो इंटेंशन नीतीश कुमार के अंदर जिंदा है तो पटना हाईकोर्ट के इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है, हायर बेंच के सामने भी चैलेंज किया जा सकता है। एक और बड़ी बात है कि 9वीं अनुसूची में डालने की जो लड़ाई थी कि 9वीं अनुसूची में इस चीज को डाल देंगे, जो जयंत जिज्ञासु भी कह रहे थे। कर्पूरी ठाकुर, लालू, तेजस्वी सामाजिक न्याय की धारा की राजनीति करते रहे हैं और लालू और तेजस्वी ने 12 कहा है कि इसे 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए। 9वीं अनुसूची में किसी भी कानून को डाल देने से होता क्या है? होता यह है कि कोर्ट्स उस कानून को एग्जामिन नहीं कर सकती हैं। मतलब लेजिस्लेटिव ने, विधायिका ने जो कानून बना दिया वो कानून तय रहेगा। लेकिन 9वीं अनुसूची में कानून को डालने के लिए जरूरी है संविधान में संशोधन। संविधान में संशोधन की मांग क्या नीतीश कुमार करेंगे? अब तो वो गठबंधन के साथी हैं और मुझे लगता है सामाजिक न्याय की जिस बात पर पूरा विपक्ष लामबंद हुआ था, खुद नीतीश कुमार ने लामबंद करने की शुरुआत की थी, वो विपक्ष तो नीतीश कुमार अगर ये मांग करते हैं तो उनके साथ होगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से ये कहेंगे कि भाई संविधान का संशोधन करिए और हमने जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया था उसे 9वीं अनुसूची में डलवा दीजिए। सवाल नीतीश कुमार के ऊपर है। नीतीश सरकार को जितना बड़ा झटका है उससे भी बड़ा झटका नीतीश कुमार को है। और ये झटका अगर नीतीश कुमार अपनी नीयत बरकरार रख पाते हैं, कास्ट सर्वे वाली नीयत या फिर आरक्षण के कैप को बढ़ाने वाली नीयत, तो ये झटका केंद्र में मौजूद फिलहाल एनडीए की जो सरकार है, मोदी सरकार कहना ठीक नहीं होगा, एनडीए की सरकार भी इस झटके को महसूस करेगी। कोर्ट के फैसले हमने देखे हैं। जमींदारी उन्मूलन का जब सवाल था, जब वो बातचीत थी, तब भी कोर्ट ने जमींदारों के हक में पहले बातचीत की और तभी 9वीं अनुसूची अस्तित्व में आया।
तो कोर्ट इस तरह के सोशल जस्टिस के मामले पर बहुत रेडिकल ओपिनियन को पहले स्वीकार नहीं करता है। मनमोहन सिंह के राज में 2004-05 में जब 27% आरक्षण दिया तो भी हमने दिखाया कि किस तरीके से कोर्ट ने पहले उसको सस्पेंड कर दिया था। लेकिन अगर कोई सही नियत से लड़ने वाला व्यक्ति हो तो कोर्ट उसकी बात मान भी लेता है प्रतिनिधित्व के सवाल पर, क्योंकि आज बेशक इसे असंवैधानिक बताया हो कोर्ट ने, लेकिन मामला यह है कि हमारे पूरे संविधान का जो लब्बो लुबाब है, हमारे संविधान का जो मूल सार है वो यही है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जातीय, उसके लैंगिक, उसके धार्मिक, उसके भाषाई, उसके क्षेत्रीय पहचान के कारण किसी भी तरह के अपराध, किसी भी तरह के शोषण को ना झेलना पड़े, उसे इन तमाम विभाजनों के होने के बावजूद बराबरी का मौका मिले। तो बराबरी के मौके की यह लड़ाई अत्यंत पिछड़े वर्गों की लड़ाई, पिछड़े वर्गों की लड़ाई, शेड्यूल कास्ट की लड़ाई, शेड्यूल ट्राइब की लड़ाई, प्रतिनिधित्व की यह लड़ाई नीतीश कुमार लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस समय बताएगा। आप देखते रहिए मॉलिटिक्स। इस विषय पर आपकी क्या राय है जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालकर हमें बताएं। शुक्रिया।